अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक और सेशन के साथ। और आज हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे किस पे, जो हमारे पास जनरल साइंस है उसके एक सेक्शन मीन्स फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर रेस्पॉन्स। बाकी हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो भी आप साउंड हियर करते हो ना, कोई भी साउंड आपने सुन ली, उसका सोर्स आप किस चीज से पता लगाते हो। नीचे दिए गए ऑप्शन है, आपको एक सही ऑप्शन को पिक करना है। यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा ना कि सही आंसर क्या है, वो है हमारे पास बी, यानी द ओवर ट्यून प्रेजेंट इन द साउंड, द ओवर ट्यून प्रेजेंट इन द साउंड। और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये ओवर ट्यून है क्या, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है, कोई भी फ्रीक्वेंसी आप लीजिए जिसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है, जो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होती है ना, वो उससे ज्यादा हो, वह उसी को हम बोलते हैं ओवर ट्यून। बस इतना ही है ना। यहां पे और एक चीज आपको याद रखनी है। अब इतना तो आपको समझ आया। अब यहां पे आपको समझना है वेव। फिर मैं बोलूंगा मैं ये क्यों समझा रहा हूं, पहले सुनिए। वेव होती क्या है? वेव होती है डिस्टरबेंस। सिंपली डिस्टरबेंस होती है, जिसको आप क्या किस लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक स्ट्रिंग ली, फिर आप उसको बजाते हो, उसमें क्या टेंशन, मतलब उसमें क्या आती है? डिस्टरबेंस। सिंपली वो ना ऊपर नीचे करती है, वो क्या है? वो है डिस्टरबेंस। मैंने ऐसे समझाया इजी भाषा में। वही मैंने बोला कि ये डिस्टरबेंस होती है जो प्रोपोगेट करती है किसको? एनर्जी को, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये भी आपको याद रखना है। ये प्रोपागेट करती है एनर्जी को फ्रॉम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, विदाउट किसके बगैर? जो हमारे पास मैटर होता है ना, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बगैर ये चीज करती है। ये भी मैं यहां पे लिख के रखता हूं, ये आप याद रखोगे। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर, इतना आप याद रखोगे ना। यहां पे अब वेव की भी टाइप्स होती है। हमारे पास वेव के टाइप्स क्या है? एक तो हमारे पास जो जिसको आप क्या बोलते हो? मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हो? मैकेनिकल वेव। दूसरी क्या हमारे पास होती है? उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो चीजें समझ आई आपको, एक तो मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पे अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आओगे, इधर पे याद रखना गामा रेज। जो हमारे पास गामा रेज होती है ना, गामा रेज, इनको आप मैकेनिकल वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हो। मुझे यहां पे आना है, मैं आपको अभी बोलूंगा। देखो यहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है। और अगर आपको बोला जाएगा लवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लवेस्ट किस में होती है? वो हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव्स में होती है। इतना समझ आया? बिल्कुल इजी है। नाउ हमारे पास क्या है? मैंने बोला आपको, जो मैकेनिकल वेव है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। नाउ यहां पे पहली चीज सुनिए, अच्छे से सुनिए। लॉन्गिट्यूड वेव क्या होती है? ये वो वेव होती है सिंपली से, जहां पे अगर आप कोई भी मतलब अगर आप देखोगे ना, वेव जिस तरह से प्रोपोगेशन, फॉर एग्जांपल वेव अगर इस तरह से मतलब इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो भी इसी वेव की डायरेक्शन में ही क्या करेंगे? प्रोपोगेट करेंगे। इतना याद रखना है। ये वो वेव होती है जहां पर पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी? जो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ वेव होती है। बस आपको यह याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखी है, मतलब अगर आप मैं आपको बोलूंगा ना, सिंपल सी आपको बोलूंगा, जो साउंड वेव होती है हमारे पास, साउंड वेव, जब आप साउंड मतलब साउंड निकालते हो ना मुंह से, वो हमारे पास एक एग्जाम्पल बन जाती है किसकी? लॉन्गिट्यूडनल वेव की। यही पे मुझे पहुंचना था। पहुंच गए हम सरकारी दफ्तर में। अब यहां पे सरकारी दफ्तर में हमारे पास
मतलब मुझे यहाँ पे पहुंचना क्यों था? देखिए क्यों पहुंचना था। अब पहली चीज आपको पता चल गया कि जो हमारे पास साउंड वेव जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होती है। अब यहां पे दो चीजें आप याद रखोगे। एक तो होती है हमारे पास ऑडिबल वेव। ऑडिबल वेव क्या होती है? सिंपल से याद रखना है, हमें ज्यादा रॉकेट साइंस मतलब वो साइंटिस्ट नहीं बनना है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक हो, ये हमारे पास ऑडिबल वेव होगी। दूसरी हमारे पास जिसको आप क्या बोलते हो, इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव। अब ये क्या होती है इंफ्रासोनिक वेव? इंफ्रासोनिक वेव वो वेव होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस हो किससे? 20 हर्ट्ज से। ये भी आप याद रखोगे। दो चीजें हो गई। अब यहां पे तीसरी हमारे पास आती है अल्ट्रा सोनिक वेव। अब ये क्या होती है? जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो, हाँ, 20,000 हर्ट्ज से मोर। ये तीन चीजें आपको याद रखनी थी। दैट्स व्हाई आई गॉट हियर, और मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। और यही आपको लगती है जो डेप्थ डेप्थ ऑफ सी, मतलब यही इसकी नहीं है, मतलब एग्जांपल डेप्थ ऑफ सी के लिए अगर आपको चेक करनी हो ना, उसमें जरूरत लगती है। अगर आपको क्लीन करने हो ना क्लोथ्स, उधर पे जरूरत लगती है। ये वेव आपको बहुत जगहों पे जरूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई मुझे इतना यहाँ पे समझाना पड़ा। चलिए, और एक चीज याद रखिए। अगर आपको बोला जाएगा ना स्पीड मैक्सिमम कहां होती है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्स कहां पे होती है, वो हमारे पास सॉलिड में होती है। ये भी आप दिमाग में याद रखोगे। और आयर में कम होती है। इतना इतना आप याद रखोगे। सॉलिड से लेस किसमें? सॉलिड सबसे ज्यादा होती है, और लेस कहां पे होती है? एयर में। इतना याद रख। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहां पे और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। पूछा गया है कि एक बॉय जो है वो है इन फ्रंट ऑफ, मतलब वो सजने के लिए आ गया किसके सामने? एक मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने। अब कॉन्वेक्स मिरर के सामने तो नहीं ना बैठेगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो गया? एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट, इससे वो दूर कितना बैठा? 3 मीटर। आप क्या क्या बोलना है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज? इमेज और बॉय, अगर ये मेरे पास प्लेन है, यहां पे बॉय है, ये बॉय है, यहां पे जो ये डिस्टेंस है ना, आपको बोलना है कि जो यहां पे इधर पे इमेज बनेगी वो कितनी दूर रहेगी इधर से इधर तक, उसका आपको डिस्टेंस पता करनी है। बोलिए, अगर आप यू मानोगे ये, वी मानोगे ये। चलिए ये मुझे बोलिए। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6। क्या है? 6। अब यहां पे आपको पहली चीज याद रखनी है। अगर आपको किसी ने भी बोला ना प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, प्लेन इमेज में कैसी बनती है, वो वर्चुअल और क्या बनती है? अपराइट। नंबर दो चीज, अगर आपको बोला जाएगा साइज, साइज और शेप, वो सेम साइज एंड शेप की होती है। ये भी आप याद रखोगे। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या रहोगे आप? अब जितनी डिस्टेंस इधर पे होगी उतनी डिस्टेंस इधर पे भी होगी। समझ आया? इतना ही आपको यहां पे समझना होगा। ये होती है ना, अगर इस ऑब्जेक्टिव की जो इमेज बनेगी ना, वो यहां पे बिल्कुल ही इसकी कॉपी बन जाएगी। ये आप याद रखोगे। सो वो क्या होगी डिस्टेंस? u प्लस वी। वो होगा डिस्टेंस, क्या हो जाएगा? 3 + 3 = 6। और इसका करेक्ट आंसर 6 हो गया हमारे पास। यहां पे कुछ चीजें समझिए मिरर्स के बारे में। चलिए, प्लेन मिरर तो आपको समझ आया। दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखिए, इतना तो आपने समझ लिया, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स है। बाकी चीजें सबको पता होती है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होती है, जो हमारे पास इनमें ऑप्टिकल फाइबर्स में होती है, वो सबको पता है।
यहां पे आपको एक चीज समझनी है, वो मैं आपको बोलने वाला हूं। यहां पे स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं ना, वो हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहां पे कंफ्यूजन होता है इमेज फॉर्मेशन में, किस में क्या होती है, वो मैं आपका रिवाइज करने वाला हूं यहां पे। देखिए, अगर आपको बोला जाएगा ना कॉन्केव, अगर आपने कॉन्केव मिरर उठाया और बोला गया कि उसमें इमेज कैसी बनती है, वो आप याद रखना है कि वो रियल फॉर्म होती है। क्या होती है? रियल, मतलब रियल फॉर्म होती है, और इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड। किसमें है मैंने बोला ये? कॉनकेव में हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। और अगर आपको बोला जाएगा कि कॉनकेव मिरर कहां पे यूज होता है, शेविंग मिरर्स में यूज होता है। हमारे पास हेडलाइट्स होते हैं ना, उनमें रिफ्लेक्टर्स की तरह ये इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सोलर कुकर्स में ये यूज होता है। इतना आपके लिए काफी है। नाउ यहाँ पे कॉन्वेक्स के बारे में समझते हैं, जहां पे आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, वो ऑलवेज, ये भी आप याद रखो कि ऑलवेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और डिमिनिश्ड होती है। ये चीजें आपको याद रखनी थी, दैट्स वाई मैंने यहां पे लाई। और अगर आपको बोला जाएगा ना कॉन्वेक्स मिरर, ये कहां पे हमारे पास यूज होता है, जो आपका ये होते हैं ना रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मिरर्स, वहां पे ये यूज होती है। नंबर टू, ये भी आप याद रखिए, जो हमारे पास सोडियम रिफ्लेक्टर्स लैंप्स होते हैं ना, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप्स होते हैं, वहां पे भी ये यूज होती है। ये चीजें आपको याद रखनी थी, और दैट्स वाई कि मैंने ये चीजें यहां पे बोल दी। चलिए, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, और मैंने जानबूझ के यहाँ पे लाया। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास एनर्जी जनरेट होती है ना, किससे? सन से। ड्यू टू किससे वो होती है, मतलब उसमें क्या होता है कि वो एनर्जी कंटिन्यूअसली जनरेट होती रहती है। उसमें क्या होता है, ये सबू ने मतलब आंख बंद करके आंसर दिया होगा ना। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, मुझे बोलिए कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बम है ना, हाइड्रोजन बम, वो किसके थ्रू बनता है? वो सबू को पता है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, हाइड्रोजन बम जो है, वो हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन से ही बनता है ना, सबू को पता है। और बनाया किसने था पहले? अमेरिका ने। ये भी आपको सबू को पता है। मुझे बोलिए ईयर कब बनाया गया, ईयर मुझे बोलिए कब बनाया गया। मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं, 1950, 1951, 1952, 1953। चलिए, मैंने आपका ये भी आंसर कर दिया। इनमें से मुझे एक आंसर इनका बोलना है। नाउ अब हम आते हैं फ्यूजन और फिशन। आपको मैंने रेडियो एक्टिविटी पहले ही ऑब्जेक्टिव में बोला, और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी मतलब सिमिलरली होता है। यहां पे देखिए, फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है, जब आपके पास या दो से ज्यादा, टू टू और मोर, ये आप याद रखोगे, टू और मोर जो हमारे पास लाइट न्यूक्लिय कंबाइन करेंगे आपस में, क्या करेंगे? कंबाइन हो जाएंगे आपस में, टू फॉर्म हैवियर, याद रखना, न्यूक्लिय। इसको आप बोलते हो क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हो? न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखना, जब भी दो लाइटर, जब वो काफी स्पीड से, इन और बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, और क्या फॉर्म करेंगे? एक हैवियर मतलब न्यूक्लियर फॉर्म करेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और यहां पे जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, जो जो हमारे पास टेम्परेचर, मतलब ये ऐसे ही नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई टेम्परेचर जरूरत पड़ती है इस न्यूक्लियर फ्यूजन को, प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। वो टेम्परेचर होता है 10 रेज़ पावर 8
केल्विन की टेम्परेचर की जरूरत होगी आपको, तब भी आपको क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे मैंने एग्जांपल किसकी दी थी, हाइड्रोजन बम। और ये होता है 1000 टाइम्स पावरफुल, मोर पावरफुल देन किससे, मोर पावरफुल देन जो हमारे पास एटॉमिक बम होता है, उससे ये 1000 टाइम्स क्या होता है, मतलब खतरनाक होता है। इतना आपको याद रखना है। अब हमारे पास फिशन क्या होता है, इसी का अपोजिट। जब एक हैवियर न्यूक्लिय क्या हो जाएगा, जब वो टूट जाएगा दो छोटे न्यूक्लियस में, जब वो दो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उस चीज को हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर फिशन। उसको आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर फिशन। इसमें हमारे पास अगर आपको बोला जाएगा ना, ये फिशनेबल मटेरियल कौन है, कॉमनली यूज होता है यूरेनियम 235, ये भी आप याद रखोगे। अब अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास न्यूक्लियर फिशन पहले किसने किया था, वो किया था हेलिन और फोर्टस ने। ये आपको पता याद होना चाहिए। फिशन जो मतलब पहले परफॉर्म किसने किया, डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया, एक तो हेलिन ने और फोर्टस ने, ये भी आप याद रखोगे। यहां पे और एक चीज याद रखिए जो मैं आपको बोलने वाला हूं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहां पे एस्टेब्लिश हुआ, वो हुआ चिकागो में। कहां पे, चिकागो में। और किसकी मतलब ये मतलब किसकी सुपरविजन में था ये, वो भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूं। जो हमारे पास प्रोफेसर एनरिको थे, प्रोफेसर एनरिको थे, इनकी निगरानी में, एनरिको फर्मी था इनका नाम, इनकी ही निगरानी में ये रखा गया था। अब यहां पे अगर आपको बोला जाएगा ना, यहां पे हमारे पास और एक चीज पता होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं मॉडरेटर। ये आप याद रखोगे, क्या मैंने बोला, मॉडरेटर। अब ये मॉडरेटर होता क्या है, जो हमारे पास डिक्रीज करता है, ये भी आप याद रखोगे, जो डिक्रीज करता है एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी आप दिमाग में याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये मीडिएटर कौन होते हैं हमारे पास, एक तो हैवी वाटर होता है और ग्रेफाइट होता है, ये भी आप दिमाग में रखोगे। और एक चीज होती है हमारे पास जो कंट्रोल रॉड होती है ऑफ कैडियम और बोरॉन, ये हमारे पास किस लिए यूज होती है, ये हमारे पास यूज होती है टू एब्जॉर्ब एक्सेस हीट जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोड्यूस होती है। बस आपको इतना याद हम रखना था, और यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट। चलिए, ये रही हमारी फैमिली, हमारी और आपकी फैमिली है, लर्नेस की फैमिली है। यहाँ पे आप आके जो भी हम एमसीक्यू सेशंस लाते हैं प्रॉपरली, जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे ही हम डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट्स बने हुए हैं, वो आप चेक कर सकते हो। फर्दर आप टेलीग्राम पे भी आ सकते हो, वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, हम वहाँ पे मिनी मॉक्स करते हैं। ये आप टेलीग्राम जुड़ सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, हम रोजाना जो भी करंट अफेयर्स आते हैं प्लस मिनी मॉक्स आते हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, आइए अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे सिंपल एंड इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां पे पूछा क्या गया है कि आपको बोलना है कि एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है। नीचे दी गए ऑप्शंस है, आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको आप लाइट इंटेंसिटी भी बोलते हो, उसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर एसआई यूनिट है वो है कैंडेला। क्या है, कैंडेला। और अगर आपको बोला जाएगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये हमें किस चीज में जरूरत पड़ती है, इतना याद रखना, ये हमें अगर एक सोर्स से लाइट मतलब यहां से जनरेट हो रही है, अब ये किसी एरिया में पड़ रही है, तो इस एरिया में कितनी लाइट रिसीव हो रही है,
उसको मतलब कैलकुलेट करने के लिए हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जरूरत पड़ती है। बस इतना आपको याद रखना है और ये काफी है। नाउ यहां पे मैं कुछ एसआई यूनिट्स बोलूंगा, इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स, बाकी तो सबको पता होगी, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोलूंगा जो आप याद रखोगे। पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका अगर आपको बोला जाएगा कि उसका ये एसआई यूनिट क्या है, वो है हमारे पास वेबर। ये आप दिमाग में डाल के रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, फ्लक्स डेंसिटी का क्या है, वो भी आप याद रखोगे, वो होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। नंबर 2, आप किसका याद रखोगे? अगर आपको बोला जाएगा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, अगर इसका बोला जाएगा कि इसका क्या है एसआई यूनिट, आप वो याद रखोगे, वो होता है सीमन। क्या होता है? सीमन। आई होप बाकी सबों को पता होगी, मैं मेन बोल रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बोला जाएगा नंबर 3, इंडक्टेंस, इसका एसआई यूनिट क्या है, वो भी आप दिमाग में रखोगे, वो होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी होता है। और अगर आपको बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी सबको पता होगी, लेकिन मैं एक बार बोलूंगा अगर किसी को नहीं पता होगी, वो होता है हर्ट्ज। क्या होता है? हर्ट्ज। ये भी आप याद रखोगे, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आप याद रखोगे। और इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा ना ल्यूमिनस, यहां पे हमने किसकी बात की थी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। अगर आपको बोला जाएगा ल्यूमिनस फ्लक्स की, उसका मतलब एसआई यूनिट क्या है, वो भी आप दिमाग में रखिए, वो होता है ल्यूमिन। क्या होता है? ल्यूमिन। आई होप ये कुछ 5 थे, बाकी सबों को पता होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके सामने रख दिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या है कि एक बम को ड्रॉप किया गया है किससे? एयरप्लेन से। मतलब ये एक एयरप्लेन है, अब ऐसे ही समझ लेना। यहां से एक बम को ड्रॉप कर दिया, ये यही नीचे आ रहा है, यही बम। अब इससे ये क्या हो गया, बीच में ही ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। आपको रीजन बोलना है क्यों, मतलब ये क्यों ड्रॉप हो गया, और ये ना फट क्यों ये गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी समझना है थोड़ा सा, जिसको नहीं पता है वो समझिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी एक्वायर करती है ड्यू टू इट्स मोशन। अब यहां से हम इसको फेंक रहे हैं, तो इसकी मतलब मोशन क्या है, वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी भी है वो इंक्रीज होती है, तो उसी वजह से ये क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। नाउ इतना तो आपको समझ आया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। यहां पे पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास फैट है ना, फैट जब हम मिल्क को जो वो इसमें डालते हैं ना क्रीम सेपरेटर में, फिर वो जो उसको हिलाता है और उसकी क्रीम अलग आ जाती है और मिल्क अलग आ जाता है। तो आपको बोलना है कि इसमें कौन सा फोर्स लगता है जिससे ये क्रीम मिल्क से अलग हो जाती है, बस वो आपको आंसर बोलना है। और अगर आपको इसका करेक्ट आंसर बोलना है, वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पे समझना है सेंट्रीपीडल क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। अगर ये एक मतलब सेंटर है और यहां से एक सड़क है और इस पे क्या कर रही है, एक बस मूव कर रही है। क्या कर रही है? बस मूव कर रही है। बस में कुछ पैसेंजर्स हैं, समझ आप सारे, तो बस इसलिए मैंने बस की एग्जांपल ली क्योंकि बस में सारे चढ़े हैं। अब जो बस पे एक्सर्ट होता है ना फोर्स इनवर्ड्स की ओर, उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्री पीडल फोर्स। याद रखना, इसको बोलते हो सेंट्रीपीडल फोर्स। और अगर आप देखोगे जब भी ये होती है ना पैसेंजर बस जो होती है, जब वो मोड़ लेती है ना, तो मतलब बस पे फोर्स इनवर्ड्स की ओर लगता है, लेकिन जो इसमें पैसेंजर्स है उनको बाहर की ओर लगता है। तो वो जो फोर्स मतलब पैसेंजर्स पे एक्सर्ट होता है, उसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना आपको याद रखना है। ये किसकी मतलब समझाना चाहता था मैं आपको, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीडल फोर्स। इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहां पे फैट अलग हो जाता है मिल्क से, किसमें? एक क्रीम सेपरेटर में। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको आप बोलते हो सेंट्रीफ्यूगल इंस्ट्रूमेंट, सेंट्रीफ्यूगल इंस्ट्रूमेंट, इसको अगर बोला जाएगा ना, इसको कब किया गया था इन्वेंट? इसको इन्वेंट किया गया था 1897 में, इसी चीज के लिए। मतलब जो भी चीज आपको बोलना है ना, मतलब क्रीम को अलग करना किससे, मतलब मिल्क से, तो इसीलिए इसको
लाया गया था, किसमें, डायरी जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है वहां पे इनको लाया गया था। नाउ इतना आपको समझ आया होगा। आई होप। मैं मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है उसके साथ। इन नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको एक करेक्ट आंसर उठाना है। क्या वो इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, क्या वो डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन प्रेशर, क्या वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर से, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। बट इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डिक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीज होता है जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। इसमें इतना ही समझना था। नाउ मैं एडिशनल कुछ चीजें बोलता हूं, वो आप याद रखिए। जो हमारे पास, इतना याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है ना, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, ये वेरी क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। किसमें, 0 डिग्री सेल्सियस को क्लोज रहता है। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम आइस पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट कहते हैं। क्या मैंने बोला, जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम देखेंगे ना, वो क्लोज टू 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उस चीज को, इसको हम क्या कहते हैं, आइस पॉइंट। और अगर आपको बोला जाएगा जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, या वो 273 केल्विन के बराबर होता है। यहां पे मैं और एक चीज बोलूंगा, वो भी आप याद रखिए। एक टर्म है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, एनामोलस। ये आप दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब ये मैंने क्या बोला, ये एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अगर आप 1 kg ऑफ वाटर लोगे, क्या लोगे, 1 kg ऑफ वाटर लोगे, और स्टार्ट करोगे कहां से, 0 डिग्री सेल्सियस तक। जब आप इसको पहले हीट अप करोगे ना, जब आप इसको हीट अप दोगे, तो अगर आप देखोगे ना, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके जो हमारे पास 4 डिग्री सेल्सियस तक, ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रेदर देन, क्या होता है जब हम हीट देते हैं किसी भी चीज में, उसका जो हमारे पास, वो क्या करता है, वो एक्सपेंड करता है। वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। जो उसकी मॉलिक्यूल्स होती है, मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वो बढ़ जाती है। ये तो आपको सबको को पता होगी। अगर हम इसी चीज को देखेंगे ना उल्टा, अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, जो मॉलिक्यूलर स्पेस होती है ना बिटवीन, जो हमारे पास एक मैटर की मॉलिक्यूलर स्पेस होती है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, डिक्रीज होती है, उससे कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस तक यहां पे एक्सपेंशन होता है। इस चीज को, इस बिहेवियर को हम कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। समझ आया, ये मुझे समझाना था यहां पे। और एक चीज याद रखोगे आप, जो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम किसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम किसको कहते हैं, वो भी आप याद रखोगे। वो हम किसको कहते हैं, -273 केल्विन। ये भी आप दिमाग में रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा हीट का मतलब एसआई यूनिट क्या है, हीट का एसआई यानी यूनिट ऑफ हीट क्या है, वो हमारे पास सीजीएस में, जो हमारे पास सीजीएस में क्या है, कैलोरीज। क्या है, कैलोरीज। ये आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा एफपीएस में क्या है, वो हमारे पास बीटीयू है, जिसको आप क्या बोलते हो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। दिमाग में रखा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, और एक क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बोलना है जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी है, इसको किसने डिस्कवर किया था। और इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको एच बैकरूल ने भी डिस्कवर किया था, इसको मैडम क्यूरी ने भी डिस्कवर किया था, और इनके साथ और एक थी, उसका नाम था पैरी क्यूरी। इन तीनों ने, मतलब इन तीनों का जिनका मैंने नाम लिया, इन तीनों ने इसको जॉइंटली डिस्कवर किया था। याद रखना, जॉइंटली डिस्कवर किया था। और अगर आपको बोला जाएगा इनको इस चीज के लिए फिजिक्स में 1903 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और एक चीज,
ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ये रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? आपको सिंपली ऐसे समझना है, एक अनस्टेबल एटम, अगर हमारे पास एक अनस्टेबल एटम है जो उसका न्यूक्लिय होता है ना, एटॉमिक न्यूक्लिय होता है, वो स्पॉन्टेनियसली क्या करता है, डिकम्पोज करता है टू फॉर्म ए न्यूक्लिय। क्या करता है, खुद को डिकम्पोज करता है ताकि वो एक नया न्यूक्लिय फॉर्म करे, लेकिन उसमें हायर स्टेबिलिटी होगी। इस प्रोसेस को, इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। आई होप ये आपको समझ आया। एक अनस्टेबल एटम खुद को क्या करता है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो हमारे पास होता है वो खुद को क्या करता है, वो स्पॉन्टेनियसली खुद को डिकम्पोज करता है टू फॉर्म ए स्टेबल न्यूक्लिय या न्यूक्लियस बोलिए। इस प्रोसेस, इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी। सबने याद रखा, बहुत ही इजी तरीके समझाया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। चलिए देखिए इस क्वेश्चन की ओर। यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए आप, और उसमें से बोलिए आप बेस क्या होती है। नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको एक करेक्ट आंसर यहां पे चूज करना है। क्या वो इंसुलेटर होता है, क्या वो लो रेजिस्टेंस कंडक्टर होता है, क्या वो हाई रेजिस्टेंस कंडक्टर होता है, क्या वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। एक ऑप्शन इसमें से चूज करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे ये तो पता चला हमको, और अब हमारे पास जानने की चीज क्या है, पहली चीज कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर होता क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस। याद रखना, सिंपली होता है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। अब इसमें क्या, इसमें काम क्या होता है, इतना भी चला हमें पता, सेमीकंडक्टर डिवाइस है होता है, इसका काम होता है टू एम्पलीफाई एम्पलीफाई इलेक्ट्रिक सिग्नल। इतना आप याद रखोगे। इलेक्ट्रिक सिग्नल बोलिए या इलेक्ट्रिक पावर बोलिए, इनको एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास ये जरूरत लगता है। इतना भी याद रखिए, टू एम्पलीफाई और स्विच। इतना भी यहां पे भी आप याद रखोगे। नाउ यहां पे इतना हमारे पास समझ आया कि ट्रांजिस्टर होता क्या है और इसका काम क्या होता है। नाउ यहां पे और एक चीज जो हमारे पास, जब भी आप एक ट्रांजिस्टर देखोगे ना, आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। इसमें क्या क्या होता है हमारे पास, वो भी आपको याद रखना है। एक तो इतना आपको याद रखना है, ये हमारे पास बेस होती है। ये हमारे पास, अगर आप देखोगे ना, ये हमारे पास इमिटर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर होता है। ये तीन चीजें, मैंने बोला ना थ्री टर्मिनल डिवाइस है, ये तीन चीजें हमारे पास किस में होती है, एक ट्रांजिस्टर में होती है। ये भी आपको दिमाग में रखनी है। नव यहां पे आई थी बात किसकी बार, सेमीकंडक्टर एक्सट्रें जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ पे सेमीकंडक्टर को सबको पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, जिसकी कंडक्टिविटी किसके बिटवीन होती है, कंडक्टिविटी किसके बिटवीन होती है, एक इंसुलेटर, और अगर हम लेंगे ना बीच में, और एक कंडक्टर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी रहती है, उसी को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये आपको सबको पता होगी, बचपन से पढ़ते आए हैं। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये भी सबको पता होगी। अब यहाँ पे जब हम इस सेमीकंडक्टर में डोपिंग के टाइम इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, इंप्योरिटी ऐड करते हैं, तो वो किसकी शेप लेता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। और ये इंप्योरिटी हम क्यों इसमें ऐड करते हैं, ताकि इसमें कंडक्टिविटी बढ़ जाए। बस आपको इतना ही याद रखना है, और यही हमारे पास इंपॉर्टेंट था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, और सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके लिए रहा क्वेश्चन। ये मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टेम्परेचर इनसाइड द रूम वो इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजेड, वो इंक्रीज हुआ है। आपको बोलना है उससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे।
बस आपको यहाँ से एक ऑप्शन को चूज़ करना है और मुझे उस आंसर को फॉरवर्ड करना है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना सिंपल है और ईज़ी है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि जो हमारे पास नाइट्स होते हैं ना, वो कूलर होते हैं इन डेज़र्ट्स दैन प्लेन्स। प्लेन्स से मतलब च अगर आप आम तौर पे जाओगे ना लैंड मास पे कहीं पे भी बैठोगे, वहाँ पे हमारे पास कम मतलब ठंड लगती है, देन अगर आप डेज़र्ट्स में जाओगे वहाँ पे। अब इसका रीज़न क्यों क्या है? आपको इनमें से ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको एक चूज़ करना है और बोलना है कि ये इसका सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, जिसको पता होगी वो आंसर करेगा, जिसको नहीं पता होगी वो सुन लीजिए। इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है सैंड रेडिएट्स हीट मोर क्विकली देन अर्थ। सैंड क्या करती है? रेडिएट करती है हीट को मोर क्विकली देन जो हमारे पास लैंड एक्चुअल लैंड होता है ना, उससे क्विकली ये इसको करती है। नाउ यहाँ पे दूसरी चीज़ मतलब आप सुनिए कि जो हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं ना, डेजर्ट्स इतना भी आप याद रखोगे, बस इतना याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन हो जाएगा। डेजर्ट्स जो होती है ना, उधर में अगर आप देखोगे ना, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना इसमें एटमॉस्फेयर में, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? वो लेस मॉइस्चर ये होता है। दैट इज वाई कि जो वहां पे जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो बहुत कम होती है और ओपन स्काई रहती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आप इसको, ये है ना, ये यहाँ पे आपको देखना था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन है, वो हमारे पास ये वाला है। इससे इंपैक्ट पड़ जाता है ज्यादा। अब यहाँ पे जब हमारे पास स्काई भी क्लियर है और जो हमारे पास सैंड है वो रेडिएट भी करती है मतलब क्विकली किसको? सनलाइट को। और जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट भी प्रेजेंट नहीं है इसमें किसमें? जो हीट को थोड़ा सा ट्रैप करे। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या होती है, जो नाइट्स होती है ना, वो कूलर होती है डेजर्ट में देन द प्लेन्स। इतना आपको याद रखना है। चलिए, इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। ये आज छोटा सा सेशन था। आई होप अच्छा लगा हुआ होगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं किसी और वीडियो में।